पिछले वीडियो में हमने देखा कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम वो कोई भी हो, उसमें ये उनमें ये फंक्शनैलिटीज़ होती है। उसके अंदर कर्नल होता है, वो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करके देता है, फाइल्स सिस्टम मैनेजमेंट करके देता है, दैट कंटेन्स द डिवाइस ड्राइवर्स। यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, वो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। उसके ज़रिए से हम नेटवर्किंग इंटरनेट चला सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं, या बूट प्रोसेस होता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक शेल भी होता है। अब देखते हैं हमारे पास किस किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला होता है हमारा जो होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एट अ टाइम या गिवन टाइम में बहुत सारे यूज़र के काम करके देता है। सो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़र बहुत सारे यूज़रों को साथ साथ इकट्ठे साइमल्टेनियसली उसके काम करके देता है। जैसे हम हमारे मैं तो टाइपिंग कर रहा हूँ, पीछे में गाना भी चल रहा है, मैं टाइपिंग भी कर रहा हूँ, या वहाँ से फाइल इंटरनेट के ज़रिए से डाउनलोड भी हो रही है, या मैं हमारा ये एंटीवायरस है वो पीछे से फाइलों को स्कैन करता है, मैं यहाँ से कुछ और काम कर सकता हूँ। तो मल्टी यूज़र टास्क एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूज़रों को करके देता है, उसको बोलते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। आप उसको समझेंगे और अपनी वर्ड्स में लिखेंगे। सो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मल्टीपल यूजर्स साइमल्टेनियसली। बहुत सारे यूजरों को वो क्या सपोर्ट करता है। दैट मीन्स एट अ टाइम हमारे ऑपरेशन में बहुत सारे यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4 साइमल्टेनियसली, ठीक, कंटिन्यूसली वर्क फॉर द डिफरेंट यूज़र्स। सो काम वही करना क्या है, हमें टेक्स्ट फाइल बनानी है, चैट करनी है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइल करें, डाउनलोडिंग करनी है, प्रिंटिंग करनी है, स्कैनिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें कौन करके देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग बहुत सारे यूज़रों को एट अ टाइम साइमल्टेनियसली उसको कंट्रोल या मैनेज करता है। ईच यूज़र हैज़ देयर ओन इंडिविजुअल यूज़र अकाउंट, अलग अलग, जैसे यूज़र 1 यूज़र का एक अकाउंट होता है, यूज़र 2 का अलग से अकाउंट होता है, जितने भी यूज़र्स आपके होंगे और उनका जो प्रोग्राम है वो उनका अलग अलग इस्तेमाल होता है। सो ईच यूज़र कैन हैव देयर ओन इंडिविजुअल यूज़र अकाउंट एंड रन देयर ओन प्रोसेस। जितने भी उसके प्रोग्राम हैं वो अलग अलग अपने चला सकते हैं। दूसरा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग जिसको हम बोलते हैं बैच। बैच मीन्स ए ग्रुप। क्या करता है ये ऑपरेटिंग, बहुत सारे सेम टास्क को एज ए ग्रुप बनाता है और फिर इकट्ठे उसको एग्जीक्यूट करके देता है। सो दैट्स कॉल्ड ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइन टू हैंडल एंड एग्जीक्यूट बैच जॉब्स ऑटोमेटिकली। बैच क्या हो गया, ग्रुप। जैसे बहुत सारे यूजरों को प्रिंट करना है तो ये उन सब टास्कों को एक ग्रुप बनाता है, बैच बनाता है, फिर सबके यूजरों के डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके देता है। सो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट रिक्वायरिंग कॉन्स्टेंट यूजर इंटर, बाकी यूजर को फिर इंटरवेन करने की जरूरत नहीं। एक बार बैच बनाया, ग्रुप बनाया, फिर वो सबके यूजरों के टास्क को एग्जीक्यूट करता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग हाँ इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ए सीक्वेंस ऑफ टास्क्स। अब बैच में क्या होता है, उनको एक ग्रुप बनाया जाता है, उनके कामों को, इनके टास्कों को टुगेदर एंड सबमिटिंग देम टू द कंप्यूटर सिस्टम एज ए सिंगल यूनिट। जैसे 10 यूज़र है, सब के अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट निकालना है, तो इन सब के डॉक्यूमेंट्स को एक बैच बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है, और फिर एज ए सिंगल यूनिट उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एक एग्जाम्पल है सम कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको इसी तरह इसको पहले समझो, उसके बाद अपने वर्ड्स में लिखो। बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग ऑफन यूज्ड फॉर ए लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग टास्क्स इन बिजनेसेस। अक्सर जो हम बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो बैच प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। दिस इनपुट अलग, जैसे सब डिपार्टमेंटों की सैलरी को प्रिंट करना है, इकट्ठे बनाना है, ठीक है, तो ये सब डिपार्टमेंट को सैलरी को मिला के बैच बना के फिर उनका पेरोल, सबका प्रिंट, पेरोल की स्लिप सब की सब प्रिंट होती है। या कोई बिलिंग करता है, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट, सो एज ए ग्रुप उन सब बिल्स को क्या, इनवाइसेस को ग्रुप बनाया जाता है और वो सबको प्रिंट किया या सबको भेजा जाता है। बिलिंग करनी है, इनवॉइसिंग करनी है, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसे हमारा जो ये नहीं
फाइनेंशियल जो हमारा होता है एक कंपनी का लास्ट में वो इसका रिपोर्ट बनाना होता है। तो क्या देखते हैं सब डिपार्टमेंट्स को, जितने भी वो ट्रांजैक्शन, सेल, परचेज, जितने भी सारी चीज़ें होते हैं उनको एक ग्रुप बनाया जाता है, फिर वो एग्जीक्यूट किया जाता है। या अगर हम चाहेंगे सर्च फॉर्म में रिजल्ट बनाना है, ठीक है, बैच वन, बैच टू, बैच थ्री, क्या किया जाता है, इन सब रिजल्टों को एक ग्रुप बनाया जाता है, फिर एट अ टाइम एज ए सिंगल यूनिट उसकी सब की रिपोर्ट कार्ड प्रिंट हो जाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Multitasking operating system is a type of operating that enables the concurrent execution of multiple tasks और प्रोसेस को प्रोग्राम भी कहते हैं ऑन ए कंप्यूटर। एक सिस्टम में हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इकट्ठे हैंडल करता है एक ही सिस्टम में, ठीक है, एक ही यूज़र के बहुत सारे काम, एक ही यूज़र के, या जैसे हमने देखा मल्टी यूज़र, उनका जो काम है बहुत सारे यूजरों का काम। लेकिन जो मल्टीटास्क है एक ही सिस्टम के बहुत सारे काम, जैसे गाना चलाना है, नेटवर्किंग चलाना है, डाउनलोडिंग करनी है, लेकिन क्या एक यूज़र के बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली करना। इट अलाउज मल्टीपल एप्लीकेशन और प्रोसेस, या प्रोसेस को बोलते हैं प्रोग्राम, एप्लीकेशन या प्रोग्राम, टू रन साइमल्टेनियस गिविंग द इल्यूजन ऑफ पैरेललिज्म। जैसे सारे काम इकट्ठे हो रहे हैं, गाना भी सुन रहा हूँ, डाउनलोड भी हो रहा है, टाइपिंग भी हो रही है, ये सारे के कर सारे इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हमारा जो सिस्टम है बहुत सारे काम इकट्ठे करता है। सो एक यूज़र, एक सिस्टम जो ये बहुत सारे काम करता है, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग एंड अलाउज यूजर्स टू स्विच बिटवीन टास्क। और एक प्रोग्राम से जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक्सेल चलाना है, मैंने एक्सेल को क्लिक किया, तो मैंने यहाँ से चलाया एक्सेल, तो एक्सेल को जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे वर्ड भी, तो वर्ड में मैं चला गया तो मैं वर्ड के अंदर पहुँच गया। सो एक टास्क से जगह हम दूसरी टास्क पे भी, तो लग रहा है कि बहुत सारे काम हम इकट्ठे ही कर रहे हैं। तो ये अप्लाई मल्टी यूज़र के अंदर भी होता है और सिंगल यूज़र के अंदर भी ये अप्लाई हो जाता है। Multitasking improves system efficiency by utilizing the available hardware resource such as the, इससे क्या आता है, सीपीयू देखो कितने काम कर रहा है। अदरवाइज अगर ये हमारा एक लैपटॉप होता है, उसके अंदर प्रोसेसर होता है, वो बहुत देर के बाद, क्योंकि सीपीयू बहुत फास्ट होता है, तो लेकिन अगर मल्टीटास्किंग होता है सीपीयू बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, सो बहुत सारे काम को साइमल्टेनियसली अंजाम दे देता है, और जो मेमोरी है वो बहुत सारे प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल होती है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जय आप इसको समझिए, फिर आपको ये आप अपने वर्ड्स में, जैसे मल्टीटास्किंग अलाउज यूजर टू ब्राउज द इंटरनेट, कम्युनिकेटिंग थ्रू द, आप इंटरनेट का भी इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर व्हाट्सअप भी चला रहे हैं, एंड कंडक्ट ऑनलाइन रिसर्च वाइल वर्किंग ऑन अदर टास्क। आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ से दूसरा काम भी कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या आता है, हमें वीडियो कॉल चल सकती है, या वीडियो चैट्स होते हैं, या मैसेजिंग होती है, दैट कैन रन करंटली विद अदर एप्लीकेशन। आप एक प्रोग्राम को वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ से कुछ और काम भी कर सकते हैं। सो दिस व्हाट वी कॉल्ड एज ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे students can take online courses, access educational resources and interact with learning management systems while using the productivity tools। तो आप जैसे ऑनलाइन में बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, सो यू कैन यू आर शेयरिंग द ग्रुप, बहुत सारे यूज़र्स एक ही लेक्चर को शेयर करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीटास्किंग। या गेमिंग ऑनलाइन, अब देखो कोई गेम होती है, बहुत सारे यूज़र्स उसको साइमल्टेनियसली एक्सेस करते हैं, तो एक्सेस को वो भी हम इसके अंदर ला सकते हैं। अब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सो डोंट गेट कंफ्यूज। मल्टीटास्किंग का मतलब बहुत सारे काम ये एक सिस्टम में भी हो सकते हैं, जैसे डाउनलोड करना, प्रिंटिंग करना, स्कैनिंग करना, टाइपिंग करना, गाना सुनना, तो अब ये सारे बहुत सारे काम इकट्ठे कर सकते हैं। अब है मल्टी प्रोसेसिंग। ए मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स the concurrent execution of multiple processes on a computer system
दैट हैज़ अ मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो ये है कि अब सिस्टम, अगर हम सिस्टम की बात करेंगे, एक कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे सीपीयू हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने लैपटॉप अपना ख़रीदा, उसमें एक ही प्रोसेसर होता है, तो उसमें मल्टीटास्किंग का काम होता है। अगर एक सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, जैसे हमारा एक सर्वर होता है, उसमें 2 या 3 या प्रोसेसर होते हैं, अब बहुत सारे सीपीयूज़ को मैनेज करना, पहला था मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम, उसमें प्रोसेसर एक ही होता है और वो प्रोसेसर बहुत सारे काम करता है। अब इसमें क्या है, बहुत सारे सीपीयूज़ हैं, ये जो मदरबोर्ड है उसमें 2-3 प्रोसेसर लगे हुए हैं। तो आप इनको, इनका कंट्रोल, इनका मैनेजमेंट के लिए आपको अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है एक से ज़्यादा प्रोसेसर। तो अगर हमारे सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेसर है, तो उस वक्त कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट सपोर्ट्स द कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। एक सिस्टम में बहुत सारे प्रोसेसर हो सकते हैं, तो उनको ही चला सकता है, कंकरेंटली चला सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, दैट हैज़ मल्टीपल सीपीयूज। और प्रोसेस, या एक प्रोसेसर में बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे i Core 5, जैसे उसमें 5 कोर्स होते हैं सीपीयू के, 5, तो उसको भी कौन सा सिस्टम लगता है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। In other words, it is an operating system designed to take advantage of hardware with multiple processors और cores। तो ये वाला ऑपरेशन कहाँ कहाँ पर लगता है? एक से ज़्यादा प्रोसेसर होगा, या एक ही प्रोसेसर में बहुत सारे कोर्स होंगे, मतलब लेयर्स होते हैं। पहले जैसे कोर i5 है, तो उसमें 5 लेयर, मतलब कोर्स होते हैं या लेयर्स होते हैं। तो उनको भी मैनेज करने के लिए कौन सा प्रोसेसर होता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। And it execute tasks simultaneously and improve overall system performance। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम, जो टाइम के हिसाब से चलता है, ठीक है। सो ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू मैनेज एंड एग्जीक्यूट टास्क्स और प्रोसेस विद स्ट्रिक्ट टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स। तो अब ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टाइम के बेसिस पे काम करता है। तो इसका मेन काम होता है कि दैट एनी टास्क that system wants to execute, that is based on a particular time, a fraction of the second violation can create a disaster। सो ये रियल टाइम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो टाइम के हिसाब से काम करते हैं, जिसको RTOS एब्रिविएशन, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी का वो छोटा सा क्वेश्चन आएगा, RTOS मीन्स real time operating system is optimized for applications that demand precise and predictable responses to external events or inputs with specific time constraints। तो मेन मकसद, अगर आप जो भी काम, जो छोटा काम, बड़ा है या प्रेडिक्टेबल, कोई भी रिस्पांस देना होगा जो बाहर के लिए उनको देना होगा, तो लेकिन जो काम होता है वो टाइम के हिसाब से ही होता है। Unlike general purpose operating system which focuses on providing a versatile कंप्यूटिंग एनवायरमेंट, जो अगर कोई है, बाकी जो हमारे जितने भी जनरल पर्पस है जो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उसमें टाइम कॉन्स्ट्रेंट नहीं होता है। RTOS is tailored for application where timing accuracy and determinism are critical। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस है किसकी? टाइम ओरिएंटेड टास्क की। तो टाइम की, इस टाइम पे ये होना चाहिए, तो उसमें उधर उधर नहीं होना चाहिए। सो इफ़ इट विल हैपन, सो दैट मीन्स वी लूज है, मतलब बहुत सारे काम हमारे ख़राब हो सकते हैं। RTOS इज़ यूज इन एप्लीकेशन लाइक रोबोटिक्स। तो जैसे रोबोट है वो काम करता है, दैट्स बेस्ड ऑन द टाइमिंग बेसिस सिस्टम। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ठीक है, जैसे हमें कोई चीज़ असेंबल करना है, तो उसके लिए जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है, वो जो उसके काम है वो भी टाइम के हिसाब से हो जाते हैं। एंड एरोस्पेस, जैसे एरोप्लेन, बाकी चीज़ जो सिस्टम्स है, उनके अंदर जो सिस्टम्स हैं वो सब के सब RTOs है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सम एग्जांपल्स ऑफ रियल टाइम सिस्टम इंक्लूड WVX वर्क्स, ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, या QNX इज अनदर एग्जांपल ऑफ द क्या
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एरोप्लेन चलते हैं, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कब लैंड करना है, कब टेक ऑफ करना है, कब से सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होते हैं टाइमिंग के हिसाब से। सो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड द रियल टाइम। तो रोबोट्स में ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे असेंबलिंग ऑफ द व्हीकल है, ठीक है, पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, वो एक मशीन करती है, एंड दैट मशीन इज़ कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड रिटॉस, RTOS। तो रिटॉस इज़ एसेंशियल फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट्स एंड इंट्रैक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स। सर्विस रोबोट्स होते हैं, कोलैबोरेटिव रोबोट्स को कोबॉट्स भी कहते हैं। तो वो सब के सब जो काम करते हैं किस बेस पे करते हैं काम, टाइम के बेस पे। सो दैट्स व्हाई व्हाट दिस कॉल्ड द RTOS, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डोंट टेक इट एज ए DOS, इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जैसे हमने पढ़ा, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना एक शेल होता है। अब ये डॉस यहाँ पर का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। अब देखो, एक ही सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या लगता है, अभी हमने पढ़ा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, CPUs, या एक CPU जो है तो उसमें बहुत सारे कोर्स होते हैं, वहाँ पर कौन ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, मल्टी प्रोसेसिंग। अब दूसरा इसका रिवर्स है डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपके पास अलग अलग सिस्टम्स हैं, और वो सारे सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है थ्रू वायर्स और थ्रू वायरलेस। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे सिस्टमों को कंट्रोल करता है। तो अलग अलग सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर हो सकते हैं, या एक भी हो सकता है, या बहुत सारे सिस्टमों का अंदर मल्टी कोर भी हो सकता है। तो लेकिन अगर अलग अलग सिस्टम्स हैं, उनको एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, ऐसे सिस्टमों को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इनको समझना है, फिर आप अपने वर्ड्स में आराम से लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रन्स ऑन मल्टीपल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स इसमें हैं। सो एक कंप्यूटर में एक से ज़्यादा प्रोसेसर भी हो सकता है, एक कंप्यूटर में जो प्रोसेसर उसके मल्टीपल कोर्स भी हो सकते हैं, एंड enables them to work together as a single unified system। वो लग रहा है सारे के सारे एक ही सिस्टम के अंदर कंट्रोल में हैं, और सारे के सारे अकॉर्डिंगली उस कंट्रोल के हिसाब से काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज सच एज प्रोसेसर्स, मेमोरी, स्टोरेज एंड डिवाइसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करेंगे, तो हमारे पास बहुत सारे मशीन्स है, बहुत सारे सिस्टम्स है, फिर जाके उन सबको एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल या मैनेज करता है। और वो कैसे कनेक्टेड है, अक्सर नेटवर्क के ज़रिए से। सो ये जो बहुत सारे सिस्टम हैं नेटवर्क के ज़रिए से कनेक्ट होते हैं, फिर उन सब सिस्टमों को एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसकी एग्जांपल क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर, ठीक है, या गूगल का है गूगल्स क्यूबरनेट्स, या अपाची वालों हैं अपाची हडूप, या ओमीबा। ये कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिनको हम बताते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बहुत सारे सिस्टमों को, बहुत सारे मेमोरीज़ को, बहुत सारे प्रोसेसरों को एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे उसकी एक एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग। बहुत सारी जगहों पे अलग अलग उनकी स्पेस दी जाती है, तो वो यूज़र्स उनको मैनेज करते हैं। ओके, अब है नेटवर्किंग एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्या होता है, तो 2 4 5 किस्म आपके पास है जो आपको समझते हैं। आप इसको समझो कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो उसकी डेफिनेशन के आप दिमाग में डाल के वो आप उसको अपने वर्ड्स में लिखिए। A network operating system is a specialized type of operating system that facilitates and manages
नेटवर्क रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। अब नेट में क्या क्या सर्विसेज होते हैं? एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, फिर उसके अंदर वो क्या करता है, वो टेक्स्ट एक सिस्टम से सेंड करता है दूसरे सिस्टम तक, या एक जो सिस्टम होता है वो बहुत सारे सिस्टमों को अपनी मैसेज भेजता है, अपनी मैसेज भेजता है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क के ज़रिए से सिस्टमों को, नेटवर्क सिस्टमों को तो मैनेज करता है या उन रिसोर्सों को इस्तेमाल करता है। जैसे आप देखिए पिक्चर में, सेंटर में एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम सर्वर बोलते हैं, वो हर किसी यूज़र को सर्विस देता है, एजेंट हो यानी ये क्लाइंट हो, होस्ट हो, वट एवर इट इज़। तो सेंटर में जो है ये सर्वर होता है, ये बाकी ज़रिए जो इनके साथ नेटवर्क से जुड़े हुए कनेक्शन है केबल्स के ज़रिए से या वायरलेसली कनेक्टेड है इस मेन सिस्टम से। तो ये जो सिस्टम है ये सब को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। तो इस सिस्टम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क में अब वो क्या करता है, अगर इस सिस्टम को एक दूसरे सिस्टम को मैसेज सेंड करनी है तो यही नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही सेंड करके देता है, या एक को नहीं बहुत सारे सिस्टम को इकट्ठे भी मैसेज भेज सकता है। सो दिस जो जितने भी नेटवर्किंग फीचर्स है, सर्विसेज है, वो कौन अवेल करवाता है? दैट इज अवेल्ड और सर्विस्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड सच ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इन ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट गिव्स द नेटवर्क सर्विसेज। अब देखो सोशल मीडिया के जितने भी सारे सर्विसेज है वो सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको करके देता है। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अनलाइक ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग, जो इससे पहले हमने देखा कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका हम कर्नल होता है, फाइल प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसर मैनेजमेंट होता है, सिक्योरिटी सिस्टम को देता है, बूटिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब जिसका फोकस क्या होता है, मैनेजिंग हार्डवेयर एंड प्रोवाइडिंग ए यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ये किसका एक मेन ऑपरेटिंग जो जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो ये करके देता है। अब ए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू सपोर्ट क्या, ये एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करवा सकता है। सो इट कैन सेंड द मैसेज फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम। रिसोर्स शेयरिंग, अगर इस मेन सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क है, आप जितने भी यूजर्स कनेक्ट हैं जब वो फाइल सेव करते हैं वो इसी सर्वर पे सेव करते हैं, तो क्या हार्ड डिस्क जो सर्वर की होती है वो सबको एक्सेसिबल होती है। तो सब यूज़र्स अपने अपने अपनी फाइल्स, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने अपने प्रोग्राम्स को इस सर्वर पे डाल सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। तो उसको बोलते हैं रिसोर्स शेयरिंग। या अगर इसके अंदर एक प्रिंटर है, जितने भी बाकी यूज़र्स हैं वो इस प्रिंटर को शेयर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये ऐसे कैसे हो सकता है? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह इसमें बहुत सारी डेफिनेशन दी है, तो आपको समझ के ये चीज़ें करनी हैं। तो जो समझ में आया अपने वर्ड्स में लिखो। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्क में काम करता है और बहुत सारे यूज़रों को नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें कम्युनिकेशन आता है, रिसोर्स शेयरिंग आता है, या नेटवर्क मैनेजमेंट अमंग द मल्टीपल कंप्यूटर्स करके देता है। कौन करके देता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। And devices with a network. NOS plays a crucial role in enabling network devices to work together efficiently and effectively. तो ये जो काम जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या सबको काम एफिशिएंटली या इकट्ठे उनको करके देता है। जैसे उसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, यह ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक बहुत सारे सिस्टमों को नेटवर्क प्रोवाइड करता है। या नॉवल नेटवेयर है, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर है। आप उसमें एक याद रख सकते हो, फिर उसकी जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर आप याद कर सकते हैं। तो दैट वर्क्स एज ए नेटवर्क ऑपरेटिंग। जैसे फर्क एक नेटवर्क, इसमें एक प्रिंटर है, बहुत सारे यूज़र्स एक ही प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसे थोड़ी ऐसे ही होगा, लेकिन उसके अंदर सर्वर पे एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया जाता है, फिर जाके बहुत सारे यूज़र्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम को के ज़रिए से
उस प्रिंटर को इस्तेमाल करते हैं। तो एक अगर एक ऑफिस में मतलब 100 यूज़र्स है, लेकिन एक ऑफिस में हम एक ही प्रिंटर रख सकते हैं, तो प्रिंटर सभी यूज़र्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे सिस्टम के अंदर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होगा। मोबाइल, मोबाइल में तो आप बहुत एक्सपर्ट हैं। सो मोबाइल ऑपरेशन, जो मोबाइल के जितने भी सारे फीचर्स हैं, जितने भी सारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं, उनको मैनेज करना, उसको अवेल करना, उसको इस्तेमाल एक जो यूज़र करता है वो किसके ज़रिए करा जाए। अगर किसके ज़रिए सारी चीज़, जैसे कॉलिंग करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कॉलिंग ऐप है, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है तो वो उसको कॉल करके देता है। ठीक है। A mobile operating system is a software platform specifically designed to run on mobile devices such as smartphones, tablets and other handheld device, जो अक्सर इन डिवाइसों में होता है। Mobile operating system provide the foundation for the device hardwares and software to interact, enabling users to run applications। क्या जितने भी एप्स है उनको रन करके देता है। एक्सेस द इंटरनेट, आप मोबाइल के ज़रिए से इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। एंड परफॉर्म वेरियस टास्क, क्या कॉलिंग करना, फाइल मैनेजर है, ब्राउज़र चलाना, बहुत सारे फीचर जो हम मोबाइल के अंदर करते हैं। ये सब चीज़ें जो होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए से ही होते हैं। सो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल के जितने भी टास्क हैं वो करके देता है, तो उसको हम बोलते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारे पास एंड्रॉयड है, iOS है, सैमसंग वन है, EMUI है, MIUI है, विंडोज़ 10 मोबाइल है, या काईओस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब मेजर काम क्या है, जो अभी हमने पढ़ा इससे पहले, जो मेन फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं वो हमने पढ़ा। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेसर के जितने भी काम है, CPU, वो जो सारे काम हैं वो सब कौन करके देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उन कामों को हम बोलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। द प्रोसेस मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्या, क्रिएशन, शेड्यूलिंग, एक प्रोग्राम को बनाना, शेड्यूल करना, प्रोसेसर को किस टाइम पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है या कब उसको टर्मिनेट करना है प्रोसेस। ये सब का सब कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग, दैट्स कॉल्ड प्रोसेसर मैनेजमेंट या सिंपल प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या क्या करता है, क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस किसको बोलते हैं, प्रोग्राम्स को। प्रोसेस शेड्यूलिंग टू एलोकेट CPU टाइम, किस टाइम पे कौन सा प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करना है, किसको एग्जीक्यूट करना है, CPU को। ये कौन उसको देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या हो गया, जब वो एक प्रोसेस करता होगा तो अगर कोई इंपॉर्टेंट टास्क बीच में आ गई तो वो उसको उस प्रोसेस को ऐसे ही स्टैंड बाय रखता है और दूसरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। सो ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कौन करके इसको देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। So first important function of the operating system is the process management that is related to your CPU. मेमोरी मैनेजमेंट, अब मेमोरी जब भी हम करेंगे बात मेमोरी मैनेजमेंट, उसका मतलब है रैम। रैम के रिलेटेड जितने भी टास्क है वो सब के सब कौन करके देता है, operating system. So memory management function of an operating system is responsible for efficiently managing the computer's memory resources including रैम। जो अक्सर हम किसकी बात करते हैं, रैम के रिलेटेड जितने भी टास्क है, रैम के अंदर प्रोग्राम को ओपन करना, रैम के अंदर प्रोग्राम को क्लोज करना, रैम के अंदर प्रोग्राम को स्टैंड बाय रखना या टर्मिनेट करना या रिमूव करना या डिलीट करना, या जितने भी टास्क रैम के रिलेटेड है वो सब के सब प्रोसेस से ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। ऐसे काम को हम बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेमोरी मैनेजमेंट। सो एलोकेशन, प्रोग्राम को रैम में जगह देना, या अगर कोई प्रोग्राम रैम में है उसको वहां से हटाना, उसको बोलते हैं डी एलोकेशन। वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, एक बड़ा सा प्रोग्राम वो रैम में एग्जीक्यूट हो, जैसे एक
10 GB का प्रोग्राम है, हमारे पास 4 GB की रैम है, चलेगा 10 GB का प्रोग्राम रैम में? नहीं, क्योंकि रैम 4 ही GB है, लेकिन प्रोग्राम 10 GB का है फॉर एग्जांपल। तो क्या होता है, पार्ट बाय पार्ट उस प्रोग्राम का रैम में आता है, तो जो पार्ट एग्जीक्यूट होता है उसको वहाँ से डी एलोकेट किया जाता है और नया पार्ट उस प्रोग्राम का लाया जाता है। तो हमें लगता है कि 10 GB का प्रोग्राम इकट्ठे रन हो रहा है, लेकिन हमारे पास 4 ही GB का होता है। तो दिस टास्क इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एज ए वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट। हमें लगता है कि हमारे पास भी 10 GB की रैम है, अदरवाइज हमारे पास 4 GB की ही होती है। सो मेमोरी प्रोटेक्शन, उस मेमोरी को प्रोटेक्ट करना, ये भी किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला इंपॉर्टेंट टास्क और ये फंक्शन, दैट्स कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। इस यूनिट में यही मेन एक है, वो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अक्सर यही क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ना जितने भी हमने ये ना मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमें समझ के वहाँ पर लिखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिक, पहला प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट जिसमें एलोकेशन एंड डी एलोकेशन आता है। उसके बाद फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का मतलब होता है जैसे हार्ड डिस्क में अपनी फाइल्स को स्टोर करना, ओपन करना, डिलीट करना, रीनेम करना, एक फोल्डर से कॉपी करके दूसरे फोल्डर में डालना, इसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। ये भी कौन करके देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। सो क्रिएशन, कोई फाइल हमें क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी का मतलब यहाँ पर क्या है, उसको हम यहाँ पर विंडोज़ की लैंग्वेज में फोल्डर भी कहते हैं। सो फोल्डर बनाना, फोल्डर डिलीट करना, फोल्डर को मूव करना, तो यही काम फाइल के साथ भी, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को नेम करना, फाइल को मूव करना, फाइल को कॉपी करना, ये इसको हम बोलते हैं फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। ये कौन करके देता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इस तरह इसको समझ सकते हैं और अपने वर्ड्स में फिर लिख सकते हैं। जैसे फाइल को ये ऑपरेशन ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है, रिट्रीव हो गया, ओपन करता है, मैनेज फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन वेरियस डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव में, हार्ड ड्राइव में किसी भी जगह फोल्डर डिलीट, रिमूव या मूव कर सकते हैं, या एसएसडीज में ये आप कर सकते हैं, या नेटवर्क हमारा जैसे नेटवर्क जैसे सर्वर की स्पेस पे, उसमें भी हम ये सारे टास्क कर सकते हैं। उसके अंदर फाइल को स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर रीनेम कर सकते हैं, उसके अंदर मूव कर सकते हैं, उसके अंदर डिलीट कर सकते हैं, या किसी फाइल को हम बना सकते हैं रीड ऑनली, ठीक है, तो किसी फाइल को हम हाइड कर सकते हैं। तो ये जो सारे ऑपरेशन हैं दैट इज रिलेटेड टू फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। क्रिएशन, डिलीशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइल्स, फाइल एक्सेस एंड परमिशन। तो फाइल एक्सेस क्या होगा? आप फाइल को ओपन कर सकते हो, खाली आप उसको रीड ऑनली बना सकते हो, या रीड एंड राइट, आप उसको ओपन भी कर सकते हो, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये सारी परमिशन जो है ये हम फाइल मैनेजमेंट पार्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है उसके ज़रिए से कर सकते हैं। सो अनदर दैट्स कॉल्ड डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग, मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस। जो भी हमारे सिस्टम के अंदर हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उनको कंट्रोल करना, मैनेज करना, इसको हम बोलते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। उसमें क्या क्या आता है? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड है या मॉनिटर है, उसको भी मैनेज करना। स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारे पहले भी मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला। तो ये मेन काम जो है ये हम किस में देखते हैं? डिवाइस मैनेजमेंट। ये कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, पेरिफेरल, जैसे आपके पास प्रिंटर है, डिस्क ड्राइव्स है, स्कैनर होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, तो उन सब के जो टास्क है वे कौन करके देता है? यही ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दीज आर द सम ऑफ द बेसिक टास्क्स, 4 बेसिक टास्क्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हम यहाँ पर इस चैप्टर की बात करेंगे, क्या बताएगा? व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मल्टीटास्किंग है ना, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमने पढ़ा। उसके बाद है मेन फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस यूनिट में आपको मेन चीज़ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही लर्न करने पड़े। अपने इसको समझो, फिर अपने वर्ड्स में
इस्तेमाल करो। सो हमारे पास जो अब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, 32 बिट के होते हैं या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो क्या क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन 32 बिट एंड 62 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। चलो डायरेक्टली इसको थोड़ा सा नीचे जाते हैं, वो देखते हैं डिफरेंस कहाँ पर लिखी है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैक्सिमम ऑफ 4 GB रैम, ये तो 32 बिट है, वो रैम को कितना मैक्सिमम मैनेज कर सकता है, 4 GB की रैम को ही मैनेज कर सकता है अगर हमारे पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 32 बिट। अगर 64 बिट का होगा, ये आपको सिर्फ टेराबिट टीबी, समझ लीजिए 1 TB रैम को मैनेज कर सकता है। सो इट इज़ हैविंग द मोर स्पेस दैन द 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो रैम है 4 GB की, ये उसके लिए अगर आपके पास 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 4 GB, अगर आपने 6 GB लगा या 8 GB लगाया तब 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करना है, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। So can run both 32 bit and 60 bit 4 bit processors। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 32 बिट भी चला सकते हैं, 64, अलबत्ता जो ही आप 64 बिट वाला चला तो वो बहुत स्लो चलेगा यहाँ पर, लेकिन 64 बिट में आप 32 बिट का कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। कैन रन 32 बिट एंड 60 बिट 16 बिट एप्लीकेशन। ठीक है, इससे पहले था 32 बिट, पहले इससे पहले था हमारे पास जो एप्लीकेशन हुआ करती वो 16 बिट की होती थी। यहाँ पर आप एप्लीकेशन जो है 64 बिट में 32 बिट का भी कर सकते हैं और 64 बिट का भी। तो आपने समझा डिफरेंस यहाँ पर सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में। सेकंड ने ये जो है, इसमें ये जो 32 बिट है उसका या 64 बिट है, पर वो दोनों चला सकते हैं, लेकिन 64 बिट का जब आप चलाओगे वो जो सिस्टम है बहुत स्लो चलेगा। लेकिन जब हम यहाँ पर की 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी 60 बिट का है, तो उसके लिए 64 बिट का प्रोसेस सीपीयू भी होना ज़रूरी है। यहाँ पर 32 बिट का भी प्रोसेसर चलेगा और 64 बिट का भी प्रोसेसर चलेगा, लेकिन 64 बिट में 64 वाला ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 32 बिट और 64 बिट के प्रोग्रामर्स चलते हैं। कैन हैंडल मल्टीपल टास्क बट विद लिमिटेड एफिशिएंसी, क्योंकि इसकी जो रैम कैपेबिलिटी है बहुत कम है, तो यहाँ पर इट कैन टास्क मोर प्रोग्राम्स एफिशिएंटली। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 64 बिट एंड 32 बिट। कैन रन हाई ग्राफिकल गेम्स बट मे नॉट बी एफिशिएंट एज विद द 64 बिट। ठीक है, यहाँ पर तो गेम्स अच्छी तरह से चलेंगी, लेकिन जब 64 बिट की बात करेंगी तब ये सिस्टम काम करना छोड़ेगा। सो कैन रन हाई ग्राफिकल गेम्स एंड हैंडल कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली। दैट्स वाई कि हम आजकल 128 बिट का भी प्रोसेसर है या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है 128, सो 64 का डबल वाला, so that has the more efficiency than the 64 bit operating system। ठीक है, तो हमने ये जो यूनिट है इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं। एक तो व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन है, अभी तक हमने दो ही पढ़े, एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में या एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब और एक टर्म है इस सिस्टम में, फर्मवेयर। ये एक चिप जैसी होती है जो किसी भी डिवाइस, डिजिटल डिवाइस को उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया होता है जो वो चलता है। सो एज ए प्रोसेस, ये जो चिप है इसके जैसे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, हम हार्ड डिस्क पे उसको इंस्टॉल करते हैं या एसएसडी पे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक चिप होती है, इसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। तो अगर कोई चिप है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है कंट्रोल करने का, उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर। उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। फर्मवेयर इज अ प्रोग्रामिंग दैट इज रिटन ऑन ए हार्डवेयर डिवाइसेस नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये जो प्रोसेसर है, ये जो मेमोरी होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है। कि अगर जैसे रैम है ये वोलेटाइल है, मतलब इसके अगर पावर कट ऑफ हो गया इसके अंदर जो भी होगा वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन फर्मवेयर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फिक्स्ड होता है, अगर पावर ऑन है या ऑफ है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, वो कभी रिमूव या वोलेटाइल नहीं, वो नॉन वोलेटाइल होता है।
नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज़ अ फॉर्म ऑफ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वेयर कंटेंट इज सेव्ड। तो इसके अंदर कंटेंट सेव किए जाते हैं, जो परमानेंट होते हैं वो रिमूव नहीं होते हैं। फर्मवेयर इज इंस्टॉल्ड डायरेक्टली ऑन ए पीस ऑफ हार्डवेयर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। जब इसको बनाया जाता है तब इसके अंदर प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं। इट इज़ यूज टू रन यूजर प्रोग्राम्स ऑन द डिवाइस एंड कैन बी थॉट ऑफ एज अ सॉफ्टवेयर दैट एनेबल्स हार्डवेयर टू रन। तो उसी के ज़रिए से हार्डवेयर रन हो जाता है। जैसे एसीज चलते हैं आज, या जितने भी आज फ्रिजेस है, वॉशिंग मशीन्स है, दो किचन के बहुत सारे आइटम्स हैं जो फर्मवेयर होते हैं, जिसके अंदर एक चिप होती है, चिप के अंदर प्रोग्राम रखा जाता है। तो उसी के ज़रिए तो उसमें कोई ख़तरा नहीं, कभी डिलीट नहीं होता है। हाँ, आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, आप उसको खुद से कोई चीज़ नया इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। जो इस चिप में होगा वही रहेगा, आप उसको कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे किचन आइटम को एज ए फर्मवेयर इसके अंदर होता है। Hardware makers use embedded firmware to control the functions of various device systems and like that कंप्यूटर्स मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है इस चिप के अंदर, जो पूरे डिवाइस को मैनेज या कंट्रोल करता है। अगर किसी हार्डवेयर के अंदर उसके अंदर ये ना ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, उसको बोलते हैं एम्बेडेड फर्मवेयर। तो एक चिप पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, डाला जाता है, उसको बोलते हैं एम्बेडेड फर्मवेयर टू कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस एंड। तो उसमें क्या आता है, फर्मवेयर में बी रिटन इनटू रीड ओनली मेमोरी। जब उसके अंदर डाला जाता है फिर आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, फिर वो क्या बन जाता है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर रोम है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आप उसको ना ही डिलीट कर सकते, ना ही मॉडिफाई कर सकते, ना कुछ कर सकते। जो उसके अंदर है वो फिक्स्ड है। ठीक है, उसको पावर ऑफ करो ऑन करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टुडे एम्बेडेड फर्मवेयर एग्जिस्ट इन एवरीथिंग फ्रॉम स्मार्टफोन्स टू IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, जो इंटरनेट के ज़रिए से कंट्रोल होते हैं, जैसे हमारे फ़ैन हैं आजकल, या एसीज़ होते हैं, ठीक है, हमारे फ्रिजेस है, ये सब के सब इंटरनेट के ज़रिए से कंट्रोल, अपनी मोबाइल के ज़रिए से हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे डिवाइसों को एम्बेडेड सिस्टम्स कहा जाता है, या फर्मवेयर सिंपली कहा जाता है। अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो मैंने आपको बताया, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। उसके अंदर गाई होता है, स्टार्ट मीनू होता है, टास्क बार होते हैं, फाइल सिस्टम होता है, यूज़र अकाउंट्स उसके अंदर क्रिएट किए जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, या उसके ज़रिए से नेटवर्किंग की जाती है। ठीक है, क्लाउड इंटीग्रेशन भी है उसके अंदर। वर्जन्स ऑफ ऑपरेटिंग से विंडोज़ तो कहाँ कब से ये बनाया है, तो अगर हम विंडोज़ 95 जो 1995 से बन गया है, तो वहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम रखा है दैट्स विंडोज़ 95। विंडोज़ 98 दैट वाज स्टार्टेड इन 1998, दैट्स व्हाई इट हैज़ गॉट द नेम एज ए विंडोज़ 98। विंडोज़ ME दैट्स कॉल्ड, ME मीन्स मिलेनियम, ये 2000 में बन गया। तो ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। फिर विंडोज़ NT 3.1 ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, फिर वो 1993 में बन गया। फिर 4 वर्जन इसका आ गया, वो 1996 में आ गया। विंडोज़ 2000 ये 2000 में आ गया। विंडोज़ XP एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो माइक्रोसॉफ्ट ने 2001 में रिलीज़ किया। विंडोज़ विस्ता वो 2007 में आ गया। विंडोज़ 7 ये 2009 में आ गया। एक ऑब्जेक्टिव आया था, वी विंडोज़ 7 रिलीज्ड इन डैश, सो दैट वाज द डेट एज एट 2009। विंडोज़ 8 2012 में रिलीज़ हो गया, विथ विंडोज़ 8.1 2013। इसी तरह विंडोज़ 10 एंड विंडोज़ 11 जो 2020 में स्टार्ट हो गया। तो अब है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये फाइल मैनेजर खोला, तो आप देख सकते हैं हम अपनी फाइल्स, फोल्डर्स, जैसे सी ड्राइव, कोई भी ड्राइव जितने भी है, जैसे सी ड्राइव को हमने क्लिक किया, ई ड्राइव को मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर्स बने होते हैं। फोल्डर्स के अंदर आप देखो बहुत सारे फाइल्स बने हुए हैं। ठीक है, या वीडियोस जो होंगे हमारे पास, वो सब के सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये है फाइल स्ट्रक्चर ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सबसे मेन जो ड्राइव होती है वो सी ड्राइव होती है, उसको लोकल डिस्क भी कहा जाता है। ठीक है, सो डिवाइस ड्राइव जो है
तो ड्राइव लेटर्स होते हैं, उसके अंदर सी ड्राइव लगती है, सी कोलन का ड्राइव करना, या डी कोलन, उसका मतलब है और एक पार्टीशन, ई कोलन दैट्स कॉल्ड और एक पार्टीशन, ठीक है। तो इस ये जो डिवाइस ड्राइव है उसमें हमारे एक फोल्डर होता है जो सी ड्राइव के अंदर विंडोज़ का नाम लिखा होता है। सो दिस इज़ वायर द कोर फाइल्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्टोर्ड। जब भी हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, सी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाता है जिसका नाम रहता है विंडोज़। क्या रहता है? सो ये मेन फोल्डर है जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल स्टोर रहते हैं, ठीक है। इसी तरह और एक फ़ोल्डर है System32 डायरेक्टरी। तो विंडोज़ के अंदर और एक फ़ोल्डर बन जाता है जिसको System32 कहा जाता है। दिस सब डायरेक्टरी के अंदर, फोल्डर के अंदर और एक फ़ोल्डर, उसको बोलते हैं डायरेक्टरी या सब फोल्डर। विद इन द विंडोज डायरेक्टरी कंटेन्स मिनी एसेंशियल फाइल्स एंड DLL फाइल्स। तो जितने भी हमें हार्डवेयर रिलेटेड फाइल्स होते हैं जो होते हैं वो सब के सब किस में होते हैं? विंडोज System32 में। उसके बाद इसके अंदर फाइल्स में होता है डायरेक्टरी सी, प्रोग्राम फाइल्स। तो जितने भी हम प्रोग्राम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमने या ये ब्राउज़र हमने इंस्टॉल किया, बहुत सारे जितने भी प्रोग्राम्स आप चाहते हो डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, वो सब के सब सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर में स्टोर हो जाते हैं। तो उसके यूज़र के रिलेटेड जितने भी फाइल्स होते हैं, डाउनलोड्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, ऑडियोज़ होते हैं, वो सब के सब एक फ़ोल्डर में बन जाते हैं जो सी ड्राइव में होते हैं। सी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बनता है या डायरेक्टरी बनती है, फ़ोल्डर का दूसरा नाम डायरेक्टरी भी होती है। तो अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिखूँ फ़ोल्डर, आपको ये याद रहेगा कि डायरेक्टरी का दूसरा नाम फ़ोल्डर भी कहा जाता है। तो यूज़र नेम डॉक्यूमेंट, तो यूज़र के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो यूज़र का जो नाम होता है जैसे M1, तो उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनता है डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट उसमें चले जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप किसी और जगह भी उसको सेव कर सकते हैं। तो जो भी हम नेटवर्क इंटरनेट के ज़रिए से डाउनलोड करता हूँ वो डाउनलोड फ़ोल्डर में चला जाता है। तो सी ड्राइव के यूज़र्स, फिर यूज़र का नाम होता है, फिर डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में स्टोर होता है। तो हमारे जो बेसिक फाइल्स होती है उसके अंदर डेस्कटॉप होता है। तो आप तो डेस्कटॉप के बारे में बहुत सारे आइकन्स के शॉर्टकट्स वहाँ पर होते हैं। तो ये कुछ फाइल्स हैं जो हमें विंडोज़ फाइल के ज़रिए होते हैं। अब है और एक क्वेश्चन, विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है? जो विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर है, ये ग्राफिकल मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जो यूज़र कंपोनेंट का एक पार्ट है। जो किसका एक्चुअली पार्ट है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर। इट प्रोवाइड्स यूज़र फ्रेंडली वे फॉर यूज़र्स टू नेविगेट एंड मैनेज फाइल्स, फोल्डर्स एंड अदर रिसोर्स ऑन देयर विंडोज़। तो जो हमारे हैं, जैसे मुझे किसी और जो फाइल में चला जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ई में चला गया, वहाँ पर जैसे ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये डेस्कटॉप फाइल्स खोल सकता हूँ यहाँ पर। तो बहुत सारे डेस्कटॉप फाइल जो है मैं यहाँ से भी उनको नेविगेट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। मैं एक फ़ोल्डर अप जा सकता हूँ, मैं बैक कर सकता हूँ, मैं फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो ये हम एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में चला जा सकता हूँ, उसको सिंपली बाय क्लिक करना है सी ड्राइव में या हमारे डॉक्यूमेंट्स है उसको देख, या मैं डाउनलोड्स है उसको मैं देख सकता हूँ, या म्यूज़िक फाइल्स है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई होंगे तो, या मेरे पिक्चर्स है कोई उनको मैं देख सकता हूँ, या वीडियोस है कोई। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एक विंडोज़ फाइल मैनेजर इसको कहते हैं या फाइल एक्सप्लोरर भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें फाइल्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं। मैं फाइल ऑपरेशन, कोई फाइल है जैसे मैं खोलता हूँ, मैं चला ई में, इसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल बैकअप यहाँ है। अब ये फाइल्स है, राइट क्लिक, क्या क्या ऑपरेशन, मैं इसको न्यू फाइल बना सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ, प्रिंट यहाँ से ही डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, मैं सेंड टू कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ और रीनेम कर सकता हूँ। तो ये सब जो है एक प्रोग्राम है जिसका नाम है विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर। तो विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर एक प्रोग्राम है जो फाइल्स रिलेटेड है, प्रोग्राम जो फोल्डर्स रिलेटेड है या डायरेक्टरी के रिलेटेड है, जो सारी टास्क्स मुझे करके देता है। सो फाइल एक्सप्लोरर जो है वो उसके वो हम फाइल एंड फोल्डर नेविगेशन कर सकते हैं, एक फ़ाइल या फोल्डर की दूसरे फाइल में हम जा सकते हैं, फाइल ऑपरेशंस कर सकते हैं, फाइल को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं,
क्रिएट फाइल करा सकते हैं या कोई नया फोल्डर भी बना सकते हैं। ये किसके ज़रिए हम कर सकते हैं? विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर के ज़रिए से हम कोई भी फाइल या फोल्डर सर्च कर सकते हैं, फाइल की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। जैसे फाइल में ले, जैसे डेस्कटॉप पे कोई फाइल है या यहीं पर है, मैं राइट क्लिक करूँगा तो नीचे में प्रॉपर्टीज़ होती है, तो जो मैंने प्रॉपर्टीज़ खोल दी, आप उसका साइज़ देख सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, उसका कब क्रिएट किया, कब मॉडिफाई किया। जैसे आप इस फाइल को रीड ऑनली बनाना चाहते हैं तो हम इसको रीड ऑनली बना सकते हैं, वापस बंद कर सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं या हाइड हो सकती हैं। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं ये हम फाइल एक्सप्लोर के ज़रिए से हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको कहा जाता है विंडोज़ एक्सप्लोरर। उसके बाद कंट्रोल पैनल। ठीक है। कंट्रोल पैनल की जिसके ज़रिए से हम सिस्टम की सेटिंग्स कर सकते हैं, हार्डवेयर एंड साउंड के रिलेटेड कोई नया आइटम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, नेटवर्क या इंटरनल रिलेटेड जैसे हमें विंडोज़ फायरवॉल सेट करना है, शेयरिंग सेंटर को सेंटर सेट करना है, प्रॉक्सी सेटिंग्स कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्शंस देख सकते हैं। ये सब जो हम कर सकते कंट्रोल पैनल के ज़रिए से। जैसे हमने स्टार्ट किया, उसके बाद या हम डायरेक्टली हम कंट्रोल पैनल लिख सकते हैं यहाँ पर, कंट्रोल CONTROL, कंट्रोल पैनल हमारा आ गया क्लिक। तो हम सिस्टम सिक्योरिटी करा सकते हैं, नेटवर्क या इंटरनेट की सेटिंग्स करा सकते हैं, हार्डवेयर किसी को रिमूव कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कोई भी आपने सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया होगा उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यूज़र अकाउंट्स को मैनेज कर एक नया यूज़र बना सकते हैं, उसको परमिशंस दे सकते हैं, या अपीयरेंस हम पूरी सेटिंग्स कर सकते हैं। आइकनों का कलर कितना कैसा होगा, हमारे फोल्डरों का साइज़ कितना होगा, वो सब हम कहाँ पर कर सकते हैं? अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन। क्लॉक हमने सिस्टम की टाइमिंग अपने रीजन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ईज़ ऑफ यूज़ तो बहुत ईजी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज ए कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के कुछ ऑपरेशंस है जो आप बाय द वे जान सकते हैं, जानते हो। तो ये सारी चीज़ें हम सेटिंग्स यहाँ पर कर सकते हैं। आप कौन कौन सी सेटिंग्स हम करते हैं? सिस्टम सेटिंग्स कर सकते हैं, हार्डवेयर एंड साउंड सेटिंग्स कर सकते हैं, नेटवर्क या इंटरनेट की सेटिंग्स कर सकते हैं, प्रोग्राम उसकी अनइंस्टॉल कर सकते हैं या कोई भी प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं, या क्लॉक एंड रीजन कर सकते हैं। तो आपको इसको या यूज़र अकाउंट कोई भी नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, इंक्लूड क्रिएशन, मॉडिफिकेशन या डिलीशन, या कोई भी रिमूव, कोई भी यूज़र की प्रोफाइल्स आप रिमूव कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज ए कंट्रोल पैनल। तो मेन 4-5 क्वेश्चन टोटल इस टॉपिक में से है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, वो कौन कौन से टाइप्स है, या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस यूनिट में प्रिपेयर करते हैं। आई होप आपको ये अपनी वर्ड्स में इसको समझ के आप इसको बनाइए, लिखिए, समझिए और आंसर इसके लिए। यही 2-4-5 क्वेश्चन टोटल इसके इम्पोर्टेंट है जो आप इसमें कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया।